मैं उनका भी ये था, हाँ, वो संगठन के ही आदमी है, तो मुझे लगता है उनको संगठन में ही कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बाकी जगह बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम उनको नई भूमिका में संगठन में देख सकते हैं। तो वो जो खबर मैं दे रहा था प्रोफेसर साहब, बता दूं एक बार फिर आपको, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन केंद्र सरकार नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार ने नीट और जेईई के लिए मुफ्त कोचिंग नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। संबंधित मंत्रालय काम में लग गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और जिन छात्रों को क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पाती है, सरकार उनके लिए यह स्कीम लाएगी। दूर दराज में रहने वाले स्टूडेंट्स जो अच्छी कोचिंग के अभाव में कई बार इन परीक्षाओं पर रह जाते हैं, उन छात्रों को इस योजना से फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से मुफ्त कोचिंग योजना का ऐलान कर दिया है और यह योजना इस समय सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है। इस योजना को 2 अक्टूबर से लॉन्च किया जा सकता है। तो एक दिशा में बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है, एक के बाद एक है आगे कि क्या करना है हमको। देखिए, ब्लूप्रिंट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन कई सवाल मन में आ रहे हैं। जब से हेडलाइंस चला तब से मन में सवाल आ रहे थे कि क्या सरकार यहाँ भी सिर्फ ये बात रखेगी कि गरीब तबके के लोगों को और उसमें भी आरक्षण का प्रावधान करेगी। क्या उसका मेरिट का ऑर्डर क्या होगा? क्या ऐसा होगा क्या कि किसी विश्वविद्यालय में, मुझे लगता है शिक्षा की समानता जो है वो फंडामेंटल राइट के आधार पर होनी चाहिए, और चाहे जो भी हो, गरीब तबके में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कोई किसी भी जात से आता हो, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो, उन सबों के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था है। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि कोचिंग नाम की कोई संस्था रहनी ही नहीं चाहिए इस देश में, और सभी विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर इतनी गुणवत्ता भरी शिक्षा होनी चाहिए थी कि कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे नहीं मालूम है कि जो विकसित देश हैं वहाँ कोचिंग ऐसे सेंटर्स की व्यवस्था होती है या नहीं होती है। ये भारत में ही फल फूल रहा एक सबसे बड़ा उद्योग निकल करके आया है। तो देखना होगा, जैसा कि पहले भी कहा गया है, मुझे जानकारी है कि जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पहले ही अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों के लिए पहले से इस प्रकार का प्रावधान है, और जितने भी विद्यालय हैं उनमें ऐसी कोचिंग दी जाती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो जानता हूँ, बाकी अन्य जगह, लेकिन चूँकि ये यूजीसी का नियम है इसलिए सारे विश्वविद्यालयों में लागू होता है। अब रही बात कि क्या इतने बड़े मास स्केल पर ले जाएगी, क्या शिक्षकों को उसमें फिर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या ये ऑनलाइन के अंदर जो है उनको क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सोल्व कराया जाएगा, क्या उनको सिर्फ रीडिंग मटेरियल तक सीमित किया जाएगा, या फिर उनकी कोचिंग क्लासेस के अंदर जो है, जैसे शाम में हम देखते हैं कि 2 घंटा कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, सुबह का कोचिंग होता है, शाम का कोचिंग होता है, और शिक्षक जो है वो विभिन्न विषयों का 1-1 घंटे का वो क्लास लेते हैं। तो क्या इस तर्ज पर पूरे देश भर में इस प्रकार का डिटेल्स तो भी सर नहीं है, लेकिन आपके मन में सवाल और आशंका ज्यादा लग रही है इस इनिशिएटिव को नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा माहौल छात्रों का बना हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बना हुआ है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि फिर ये एक पैरेलल सेंटर की तरह उभर करके आएगा, विश्वविद्यालयों के पैरेलल। क्योंकि यदि इसको लिमिट कर दिया जाता है, कुछ छात्रों तक लिमिट कर दिया जाता है, तब भी ये ज्यादती होगी। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं वो रिजर्वेशन वाला मामला हो जाता है। इसमें रिजर्वेशन क्यों लग रहा है आपको? तो कोचिंग है, मतलब मुझे लगता है तो एनरोलमेंट बेसिस पर होगा, जो एनरोल होना चाहे। मैं आपको बता देता हूं कि फ्री होगा ये। अभी जो चलता है, अभी जो मतलब कोई तो क्राइटेरिया बनाएंगे ना, गरीब आपने देखा होगा, आपने खुद चलाया है कि आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए लोग, आर्थिक तौर पर कमजोर लोग, तब वो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग, उसकी सीमा क्या होगी? 8 लाख की जो सीमा होगी वो उसमें निर्धारित किया जाएगा। जो ओबीसी का आरक्षण है या ईडब्ल्यूएस के अंदर जो क्राइटेरिया है उसको उसमें लागू किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे। फिर क्या उनके लिए यदि परमानेंट शिक्षक का अपॉइंटमेंट सर, ये सारी चीजें जो है बहुत बड़ी, तभी पता चलेगा। मोटे तौर पर इस स्कीम का मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स के जो मेन कंसर्न्स हैं, सरकार उनको देख रही है। इसमें ये इम्तिहान एक बड़ी चीज है, ये इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल दुरुस्त बात है और सचमुच ये बड़ी चीज है। अभी मैं एक छोटा सा, चूंकि अभी हफ्ते भर पहले ही अनुभव हुआ, एक सोसाइटी में काम वाली, वो उसने बताया कि उसका बच्चे को लेने जाएगी, वो उसके बाद आएगी। और कमाल की बात ये कि जब उससे पूछा गया कि वो, तो उसने कहा कि नहीं वो पढ़ता नहीं है, कहीं स्कूल नहीं जाता है, कोचिंग जाता है।
अब ये एक चौंकाने वाली बात हो सकती है किसी के लिए भी, स्कूल जाता ही नहीं है, कोचिंग जाता है। अब यहां इसको हम जिसको कहते हैं ना कि एक फर्स्ट स्टेप, या जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि कोई बीमारी है तो तुरंत तो इलाज शुरू करोगे ना भाई, तो तुरंत इलाज शुरू करने की व्यवस्था हो सकती है कि आप ऑनलाइन कोचिंग या सबको कोचिंग करिए। लेकिन बीमारी का इलाज क्या होगा? बीमारी का इलाज वही होगा, मैं एकदम प्रोफेसर साहब से सहमत हूं कि कोचिंग व्यवस्था समाप्त हो। और यहां एक चीज और थोड़ा खुले मन से लोगों को बात करनी चाहिए, जैसे सरकारी या प्राइवेट दोनों के अतिरेकी विचार वाले आते हैं। भाई सब जो कोचिंग है वो कोचिंग में कहां जा रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा भी प्राइवेट कोचिंग में जा रहा है, सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा भी सरकारी कोचिंग में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरकारी या प्राइवेट की समस्या नहीं है, ये टीचिंग की समस्या है जो दोनों जगह है, असली जो दिक्कत है। और मुझे लगता है कि सरकार को विशेष करके, चूंकि मोदी जी इन चीजों को, ऐसी चीजों को पकड़ते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुरंता उपचार शुरू हुआ है, पक्का वाला उपचार वो होगा। और उसके लिए तो आपको, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसी भी जगह विद्यालय में पढ़ने के बाद कोचिंग की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए अगर अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो है हमारे एक भाई, चीज जोड़ हम पढ़े सीबीएसई में, बड़ा उस वक्त कहा जाता था आइडियल सिचुएशन क्या है, हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ो जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसी से 12वीं का 10वीं का पेपर भी दो और उसी से तुम जाकर के जो भी देना है दो, लेकिन होता नहीं है ऐसा।